हेलो लिसनर, मैं आपकी रीडर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती है कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज स्टोरी सुनकर यूं ही ना जाए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा। ये मेरी नहीं एआई की आवाज है। चैप्टर 56, माई स्पाई वाइफ। अनामिका घर के अंदर आई और वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। रजत ने मेन डोर बंद किया और जैसे ही उसने अनामिका को देखा, वो फौरन अनामिका की ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनामिका रजत को अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी, मगर रजत ने अनामिका को इग्नोर कर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अनामिका रजत की ही बाहों में छटपटाने लगी और उसे कहने लगी, रजत नीचे उतारो मुझे, रजत मुझे नीचे उतारो, ये क्या हरकत है? रजत ने हल्की गुस्से और नाराजगी के साथ कहा, मुंह बंद रखेंगे आप इस वक्त? मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, हम दोनों ही गिर सकते हैं। रजत के इस व्यवहार पर पता नहीं क्यों अनामिका खामोश हो गई और रजत को देखने लगी। रजत अनामिका को कमरे में लेकर गया और बेड पर बिठा दिया, जिसके बाद वो फौरन ही अपने घुटनों के बल बैठा और अनामिका के पैरों को देखने लगा। अनामिका खामोशी से बस रजत को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रजत करने की क्या कोशिश कर रहा है। रजत ने अनामिका के पैरों को देखने के बाद अनामिका की आंखों में कुछ नाराजगी के साथ देखा और खड़ा हो गया। वो वॉशरूम में गया और एक बोल में गुनगुना पानी और टॉवल लेकर आ गया। अनामिका उसे कंफ्यूजन के साथ देख रही थी। रजत अनामिका के पैरों के पास बैठा और उस गुनगुने पानी से अनामिका के पैरों की सिकाई करने लगा। अनामिका ने फौरन ही अपने पैर पीछे खींचे और रजत से कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम, क्या ये? रजत के चेहरे पर एक नाराजगी अब भी बरकरार थी। उसने उसी नाराजगी के साथ कहा, सचमुच अनामिका, मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। हालत देखिए, अपने पैरों की क्या हालत बना रखी है आपने। ठीक से चल तक नहीं पा रही। अनामिका के पैरों में हल्की सी सूजन थी और उसके पैर कुछ लाल से हो चुके थे। अनामिका ने अपने पैरों की तरफ देखा और फिर रजत की तरह शांत आवाज में उसने कहा, ये हम जैसों के लिए नई बात नहीं है रजत। ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। रजत ने अनामिका से गुस्से में कहा, ओ रियली अनामिका, ये नॉर्मल सी बात है। आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बेयारहाशी भी सकता है और आपके लिए नॉर्मल सी बात है। इरिटेशन के साथ अनामिका ने कहा, इनफ रजत, मैंने कहा ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जॉगिंग की वजह से थोड़ी सी सूजन आ गई है, बस दैट्स इट, कोई मूंछ नहीं है, ना ही मेरे पैर की कोई हड्डी टूटी है। रजत ने भी गुस्से से कहा, मानता हूं ये कोई मोच नहीं है और ना ही आपकी कोई हड्डी टूटी है, मगर ये भी आप पर असर डाल रही है। यहां तक कि आपके चलने का तरीका तक बदल गया इसकी वजह से, और आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनामिका ने रजत से अपनी नजरें चुरा लीं। कुछ धमकाने वाले लहजे में रजत ने अनामिका से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ ना करूं और आप अपने मन का कर पाए, तो आप अपना ख्याल रखेंगे अनामिका, वरना आई प्रॉमिस आप सिंह विला से बाहर कदम नहीं रख पाएंगी। रजत की इस बात पर अनामिका उसे गुस्से से घूरने लगी और कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो रजत? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ जाए। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम्हारी हरकतों का मुझे पता नहीं होता? अनामिका गुस्से में थी, मगर उसकी आवाज ऊंची नहीं थी। उसने अपनी सामान्य आवाज नहीं, रजत से अपनी बात कही। रजत अपनी एक आईब्राउज टेढ़ी की और अनामिका से अपनी गहरी आवाज में कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने क्या किया? जवाब देते हुए अनामिका ने कहा, तुमने अपने लोगों को मेरे पीछे लगाया था, मुझ पर नजर रखने के लिए। क्यों झूठ कह रही हूं मैं? तुम्हें क्या लगा ये कोई मेरा पीछा करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? दरअसल अनामिका ने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी कि जब वो सिंह विला से बाहर निकली थी तो कुछ दूरी पर ही एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। अनामिका को समझते देर नहीं लगी कि वो रजत के ही लोग होंगे, क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं है जो उसका पीछा कर सके। वो अभी ऐसे किसी की नजर में नहीं है जो उसका इस तरह से पीछा करने की हिम्मत कर सके। अनामिका ने अपने ड्राइवर को यह बात इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि वो ड्राइवर अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में था।
अनामिका की आदत थी कि अपने आसपास के हर इंसान के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कितना काबिल है और कितना नहीं। इसलिए उसने अपने ड्राइवर को सावधान नहीं किया। अनामिका की बात सुनकर रजत ने अनामिका से मुंह फेर दिया और कहा, हाँ, मैंने यह किया और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आप इस तरह से आधी रात को घर से बाहर चली गई थी। कोई भी नॉर्मल इंसान फिक्र करेगा। किसकी पत्नी आधी रात को बाहर गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वैसे ही फिक्र मुझे भी आपकी है, तो इसमें गलत क्या है? अनामिका रजत के सामने गई और रजत को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। रजत, तुमने मुझे प्रोवोक किया था। मैं पहले घर से ही अपना काम कर रही थी। तुमने मुझे उकसाया। अगर तुम मुझे ना उकसाते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। रजत समझ गया था, अगर उन दोनों की ये बहस आगे बढ़ गई तो ये किसी झगड़े का रूप भी ले सकती थी। इस बहस को खत्म करने के इरादे से रजत अनामिका से कहा, मैं कभी आपके काम के बीच नहीं आना चाहता था, ना ही कभी आया हूं। आप बेशक अपना काम कर सकते हैं, मगर खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं, और फिलहाल के लिए आप अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवाएंगी और इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी बात को खत्म करने के दौरान रजत की टोन ऑर्डरिंग हो चुकी थी। अनामिका भी इस वक्त और ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो भी चुप हो गई। क्या वाकई वो लोग रजत के भेजे हुए थे? क्या कभी अनामिका रजत की परवाह को समझ सकेगी? या फिर अनामिका के ये तेवर रजत और अनामिका के बीच की दूरी को खाई बना देंगे? क्या अनामिका अपने अतीत से कभी बाहर आ सकेगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 57, माई स्पाई वाइफ। रजत अनामिका के बीच की बहस तो बंद हो चुकी थी, मगर अब भी अनामिका के चेहरे पर नाराजगी थी। मगर रजत ने उसकी इस नाराजगी को इग्नोर कर दिया और अनामिका के पैरों की सिकाई करने लगा। पैरों की सिकाई करने के बाद रजत उठा और वॉशरूम की तरफ बाहर गया। वो नहाकर बाहर आया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। रजत ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, अनामिका की बंद आंखें भी साथ ही साथ खुल गईं। जैसे ही उसने रजत को देखा, उसने अपनी नजरें फेर लीं। दरअसल रजत टॉवल में ही बाहर आ गया था। इस वजह से अनामिका कुछ अनकंफर्टेबल हुई और इसलिए उसने अपनी नजरें फेर लीं। रजत ने अनामिका की इस हरकत को तो नोटिस किया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अनामिका बेड से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। रजत ने यह नोटिस किया तो वो अनामिका की तरफ बढ़ गया। उसने अनामिका का हाथ पकड़कर रोका और उससे सवाल किया, कहाँ जा रही है आप? अनामिका ने रजत से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, फ्रेश होने जा रही हूं, नहीं जाऊं, ऐसे ही बैठी रहूं। अपनी आवाज में नाराजगी को अनामिका छुपा नहीं पाई। रजत से बात करने की उसकी टोन बहुत ही बुरी थी। एक डीबीजे के एटीट्यूड के साथ रजत ने अनामिका को जवाब दिया, आप फ्रेश हो सकती है, मगर ध्यान रहे, आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगी। जब तक आपके पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आप ऑफिस नहीं जाएंगे। अनामिका ने रजत से कहा, ये नहीं कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये बात खुद मैं डिसाइड करूंगी। मुझे देर हो रही है। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका वॉशरूम में चली गई। उसने रजत को और कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और रजत के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। रजत को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अनामिका से प्यार करता था, उसकी परवाह करता था। इस वजह से वो उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ शाद का घर। शाद नियाज लिविंग रूम में ही थे। नियाज सोफे पर बैठी हुई थी और शाद ने नियाज की गोद में अपना सर रखा हुआ था और नियाज का हाथ शाद के सर पर था। उन दोनों की एक कंडीशन साफ बता रही थी कि वो दोनों उसी हार में वहां सो गए थे। धीरे धीरे शाद की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वो अब भी नियाज की गोद में सर रखे हुए हैं और नियाज सोफे पर ही थोड़ी अस्त व्यस्त हालत में सो रहे हैं। वो उसी पोजीशन में रात भर रही और ये देखकर शायद हैरान थे। शांत जल्दी से उठकर बैठे और उन्होंने नियाज का चेहरा थपथपाते हुए उन्हें जगाया। नियाज ने अपनी आंखें खोली और अपनी नींद से भरी आंखों से शाद को देखा। अपनी नींदी आवाज में नियाज ने कहा, तुम कब उठे शाद? आप कैसा मूड है तुम्हारा? नियाज ने उठते ही शाद से उनका हाल पूछा। शाद समझ ही नहीं पा रहे थे
कि वो उन्हें क्या जवाब दें। इस वक्त शाद खुद अपने अंदर की फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। नियाज के सवाल को नजरअंदाज करते हुए शाद ने कहा, आप ऐसे ही सो गई नियाज? आपको मुझे जगाना चाहिए था। आप इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में कैसे सो सकती हैं? नियाज ने मुस्कुराते हुए शाद के माथे पर चूमा और जवाब दिया, तुम बहुत परेशान थे, शाद, और काफी मुश्किल से तुम्हें नींद आई थी। मैं तुम्हारी नींद कैसे खराब कर सकती थी? नियाज का जवाब शाद को बहुत बुरा लग रहा था। वो इतने लापरवाह हो गए थे। शाद में सर झुकाकर जवाब दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए नियाज, और आइंदा ऐसा कभी कुछ हो तो प्लीज, आप मेरी नींद की परवाह नहीं करेंगी। नियाज ने अब आगे और कोई जवाब देना सही नहीं समझा और वह सोफे से खड़ी होने लगी। मगर रात भर एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उनके पैर नम हो चुके थे, जिसके कारण नियाज के कदम लरखरा गए। शाद ने फौरन ही उन्हें संभाला और अपनी बाहों में उठाकर कमरे की ओर बरक गए। नियाज मुस्कुराते हुए अपने प्यार भरी नजरों से शाद को देख रही थी। शाद ने उनकी नजरों को नोटिस किया और नियाज से कहा, अब आप मुस्कुरा क्यों रही है? नियाज ने अपनी दोनों बाहों को शाद के गले में लपेटा और अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाकर शाद के गालों को किस करते हुए कहा, इसीलिए तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहती। शाद ने कंफ्यूज से नियाज को देखा और कहा, क्या मतलब? नियाज ने थोड़े रोमांटिक और ड्रामेटिक अंदाज में जवाब दिया, मतलब ये, माय डियर हबी, कि अगर मैं कल रात तुम्हारी नींद खराब कर देती तो आज की सुबह मेरी तुम्हारी प्रिय बाहों में होती नहीं। तुम इतने प्यार से मुझे अपनी गोद में ले उठाकर कमरे तक छोड़ने जाते हैं। इतने सारे प्यार के लिए मुझे थोड़ा सफर करना भी पड़ जाए तो इसमें बुरा क्या है? अब तक नियाज और शाद उनके कमरे तक पहुंच चुके थे। नियाज को बेड पर बिठाते हुए शाह ने कहा, तो इतनी एफर्ट मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए? वैसे आपको मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे एक बार कहिए, मेरा पूरा अटेंशन आपको ही मिलेगा। कहकर शाद ने अपनी एक आंख ब्लिंक की और धीरे से नियाज के होठों को अपने होठों में दबा दिया। एक छोटी सी किस के बाद शाद नियाज के होठों से दूर हुए और उनका चेहरा थाम उनके माथे पर अपने होंठ रख दिए। जहां एक तरफ शाद और नियाज एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका रजत से हमेशा दूरी बनाए रखती। वो कभी भी रजत के करीब जाना तो दूर, उसे समझने की भी कोशिश नहीं करती। नियाज और शाद एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे पल बांट ही रहे थे। फिर तभी उन दोनों के इस मोमेंट को खराब करने के लिए शाद का फोन रिंग करने लगा। शाद का मूड वाकई बहुत बिगड़ गया था। उन्होंने चिढ़कर अपने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और गुस्से से फोन पिक किया, मगर अभी तक उनका गुस्सा फूटा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि उनका गुस्सा फूटता, सामने मौजूद इंसान की बातें सुनकर शाद न सिर्फ परेशान हुए, बल्कि कुछ नाराजगी और गुस्सा भी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा। शाद के मुंह से सिर्फ एक सेंटेंस बाहर आए। शाद ने कहा, मैं खुद अनामिका को पिक करने जाऊंगा। क्या है शाद के परेशानी और गुस्से की वजह? क्या शाद का गुस्सा नियाज को भी दुखी कर देगा? कौन था फोन पर और क्या कहा उसने शाद से? क्या इस वजह से शाद और अनामिका के रिश्ते में भी कोई दरार आएगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 58, माई स्पाई वाइफ। सुबह सुबह जहां एक तरफ रजत और अनामिका के बीच बहस हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ शाद और नियाज एक दूसरे के साथ बेहद ही खूबसूरत पल बिता रहे थे। मगर इस खूबसूरत पल को बिगाड़ने के लिए एक कॉल शाद के फोन पर आया, जिसके बाद उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फोन पर सामने मौजूद इंसान को शाद ने सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दिया कि आज वो खुद अनामिका को लेने जाएंगे। अपनी बात को खत्म करते ही शाद में कॉल कट कर दी। नियाज शाद का ये गुस्सा साफ महसूस कर पा रही थी। नियाज ने शाद से सवाल किया, क्या बात है? किसका कॉल था और क्या कहा उसने? शाद ने नियाज का सवाल तो सुन लिया था, मगर उन्होंने साफ ही नियाज के सवालों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं वो सब देख लूंगा। आप उन सब के बारे में मत सोचिए। अपनी बात कहते ही शाद उठे और वॉशरूम की तरफ सही आए।
पार सह गए। दूसरी तरफ अनामिका रेडी होकर बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने बालों को सुखाने लगी। इस पूरे वक्त में रजत रेडी हो चुके थे और वे अब भी कमरे में ही मौजूद थे। दरअसल वो अनामिका का ही इंतजार कर रहे थे। अनामिका ने रजत को नोटिस तो किया, मगर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने गीले बालों में जैसे ही अनामिका रजत के सामने आई, रजत तो कुछ पल अनामिका को ही देखते रह गए। रजत की नजर अनामिका पर से नहीं हट रही थी। इन कुछ पलों में रजत के दिमाग से वो सारी बातें जैसे गायब सी हो गई थीं, जो भी उनके दिमाग में अब तक चल रही थी। मगर रजत ने जल्दी ही खुद को संभाला और वो अनामिका की तरफ बह गया। रजत वक्त वेस्ट कोट और फॉर्मल्स पहने हुए थे। रजत ने अनामिका के हाथों से टॉवल लिया और अनामिका को अपनी तरफ घुमाकर उनसे सवाल किया, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है आप? अनामिका का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से होने वाली मीटिंग पर था। वो इस वक्त रजत के साथ किसी बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए अनामिका ने कहा, मीटिंग है मेरी आज, मैं वही जा रही हूं। ये मीटिंग कुछ लंबी भी चल सकती है, इसलिए मुझे आने में देरी हो सकती है। भले ही रजत का सवाल करना अनामिका को पसंद नहीं आया था, मगर फिर भी उसने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और ना ही किसी बहस की शुरुआत की। वो किसी भी तरह से रजत के साथ कोई कॉन्वर्सेशन में पड़ना ही नहीं चाहती थी। अनामिका का जवाब सुन रजत ने भी खुद को शांत किया और आगे अनामिका से कोई सवाल नहीं किया। अनामिका की कमर से रजत ने अपना हाथ हटाया और कमरे से बाहर चला गया। अनामिका भी कुछ ही देर में रेडी हो गई और वो भी नीचे आ गई। अनामिका डाइनिंग रूम में आई और खाना खाने बैठ गई। रजत वहीं मौजूद था और वो और निति दोनों डाइनिंग टेबल पर अनामिका का ही इंतजार कर रहे थे। अनामिका के आते ही उन लोगों ने खाना शुरू किया। खाना खत्म करने के बाद अनामिका फौरन ही थी रॉ हेडक्वार्टर के लिए निकल गई। रजत ने अनामिका को जाते देखा और एक गहरी सांस भरी। रजत किसी भी तरह से बस अपने और अनामिका के रिश्ते को बेहतर करना चाहता था, मगर अनामिका उसे कुछ भी करने का मौका तक नहीं देती थी और ये बात हमेशा ही रजत के दिल में चुभती थी। अनामिका सिंह विला से बाहर आई और उसी डायरेक्शन की तरफ बरह गई जहां पर हमेशा ही उसकी कार पार्क हुआ करती है। अनामिका के आगे बरहते हुए कदम अचानक से रुक गए। उसकी नजर थोड़ी ही दूरी पर खड़े किसी इंसान पर पड़ी, जिसे देखने के बाद अनामिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अनामिका ने उस इंसान को नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगी, मगर उस इंसान ने पीछे से अनामिका को आवाज दी और उसकी तरफ भागकर आने लगा। उस जानी पहचानी सी आवाज को सुन अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर अब तक उसने अपने कदम नहीं रुके थे। वो भागते हुए अनामिका के पास आया और अनामिका का रास्ता रोका, उसका हाथ पाकर अपनी तरफ मोड़ा। अनामिका ने फौरन ही अपना हाथ झटका और उस इंसान के चेहरे पर एक थप्पड़ झड़ दिया और उसका कॉलर पकड़ अपनी तरफ करते हुए कहा, हिम्मत भी कैसे की रश्म मीरा रास्ता रोकने की? तुम लोगों ने जो किया, जितना किया, उतना काफी नहीं था कि मेरी जिंदगी नर्क करने आ गए हो। क्या तुम लोग मुझे चैन से जीते हुए नहीं देख सकते? अनामिका ने ऋषभ का कॉलर झटका और उसे खुद से दूर किया और फिर से आगे बढ़ाने लगी। ऋषभ ने फिर से अनामिका का रास्ता रोका और उससे कहा, दी, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं नहीं था इंडिया में। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं होने देता। मैं कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि दिव्या, प्रीति और दिशा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अनामिका ने उसी बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया था, लेकिन ऋषभ का ध्यान इन बातों पर बिल्कुल नहीं था। उसे जैसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस किसी भी तरह से अनामिका को अपनी बात समझाना चाहता था। अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस भरी और ऋषभ से कहा, ऋषभ, अगर तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे या नहीं उठाना चाहते थे, मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाते। और बात रही तुम्हारे इंडिया में नहीं होने की, तो ठीक है, नहीं थे तुम इंडिया में, मुझे उन लोगों के बीच तो ना छोड़ते। देख लो आज मैं कहाँ हूं। उस परिवार के हाथों में सौंपा था ना तुमने मुझे। कहाँ पहुंचा दिया उन लोगों ने मुझे। शभे ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर दी। वो जानता था कि अनामिका कुछ गलत नहीं कह रही। अनामिका अब और ज्यादा रशबा से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी कॉन्वर्सेशन को बीच में ही छोड़ दिया और वहां से आगे बढ़ने लगी।
उसे 4 लोगों के सामने तमाशा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर जैसे ही अनामिका फिर से आगे बढ़ी, ऋषभ ने फिर से अनामिका का रास्ता रोक दिया और इस बार अनामिका का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से ऋषभ को देखा और उससे कुछ कहने को ही तभी, क्या अनामिका गुस्से में कुछ गलत कर बैठेगी? क्या अनामिका ऋषभ पर अपना गुस्सा उतारने वाली थी? क्या ऋषभ अनामिका को अपनी बात समझा पाएगा? क्या अनामिका ऋषभ को कभी माफ करेगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ चैप्टर 59 माई स्पाई वाइफ। अनामिका अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, मगर तभी उसकी नजर दूर करे ऋषभ पर जाती है, मगर वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगती है। मगर ऋषभ उसका रास्ता रोकता है। ऋषभ और अनामिका की बहस होती है और इस बहस में अनामिका ऋषभ के ऊपर हाथ तक उठा देती है। उसका गुस्सा लगातार बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उसे कुछ कहने जा रही होती है कि तभी एक कार वहां आकर रुकती है। कार से शाद बाहर आते हैं। शायद मैं दूर से ही अनामिका और ऋषभ को बहस करते देख लिया था और अनामिका को ऋषभ पर हाथ उठाते भी देखा था। इस वजह से वो ज्यादा रुके नहीं और फौरन कार लेके वहां गए। शाद ने भावहीन चेहरे से उन दोनों को देखा, फिर अनामिका और ऋषभ से कहा, मुझे नहीं लगता बात करने के लिए जगह सही है। आई थिंक हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। अनामिका ऋषभ से नहीं कोई बात करना चाहती थी और ना ही उसकी कोई बात सुनना चाहती थी, इसलिए कुछ कहने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, शाद ने उसे कुछ गुस्से से देखा और कहा, डोंट अनामिका, मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना। मैं इस वक्त तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं हूं कि तुम मुझे ऑर्डर दो या मेरी बात काटो। और इस वक्त मैं जिस हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। अनामिका ने अपनी नजरें फेर लीं और पलटकर कोई जवाब शाद को नहीं दिया, जिसका यह साफ मतलब था कि अनामिका ने शाद की बात मान ली थी। ऐसा नहीं था कि अनामिका शाद के गुस्से से डरती थी, बल्कि अनामिका उन दोनों के बीच के रिश्तों की इज्जत करती थी। बिना किसी भाव के अनामिका ने कहा, ठीक है खान भाई। हालांकि अनामिका ने पूरी कोशिश की थी कि वो खुद को शांत रखें, मगर कुछ बेरुखी आवाज में उसकी आ ही चुकी थी। ऋषभ ने भी शाद की बात मानी। हालांकि ऋषभ शाद को नहीं जानता था, इसीलिए वो कुछ अजीब नजरों से शाद को देख रहा था। जब शाद आए थे, तब ऋषभ कुछ अजीब नजरों से शाद को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शाद कौन है। और जब शाद ने अनामिका से इस तरह से बात की और अनामिका ने चुप करके उनकी बात मान ली, तो उसने भी सोचा कि इस वक्त शाद की बात मानना ही सही होगा। रश भी अनामिका के टेम्पर से अच्छी तरह से वाकिफ था। आखिर उन लोगों ने बचपन साथ बिताया था और अनामिका किसी की बात इस तरह मान लेना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और यही सोचकर ऋषभ ने भी शाद की बात मानी। शाद ने ऋषभ और अनामिका दोनों को ही कार में बैठने का इशारा किया। दोनों कार में बैठे और शाद ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली। कुछ ही देर में वो तीनों शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम के अंदर बैठे हुए थे। पूरे रास्ते आर्श भी बस शाद और अनामिका को ही देख रहा था। वो उन दोनों के बीच की बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस वक्त अनामिका ने शाद को खान भाई कहा था। पूरे रास्ते कार में चुप्पी ही थी ना। शाद ने कुछ कहा था और ना ही अनामिका ने। और अर्श भी तो उन दोनों को ही समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा था। जहां अनामिका और शाद दोनों ही गुस्से में थे, वहीं ऋषभ एक अलग ही असमंजस में था। तो वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था जो अनामिका के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहता था। किसी रेस्टोरेंट में बैठे ऑफिसर शिनॉय और शिंदे एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दोनों का ही चेहरा गंभीर था, मगर शिंदे के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। शिंदे ने ऑफिसर शिनॉय से कहा, सर, फिलहाल तो मुझे नहीं पता पूरी बात क्या है, मगर एक बार पूरी बात सामने आ जाए तो मुमकिन है कि हम डीजीपी शेखावत को मात दे सकते हैं, उन्हें घुटनों पर ला सकते हैं। ऑफिसर शिनॉय बहुत ही ध्यान से शिंदे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, कहना क्या चाहते हो शिंदे? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ऐसा भी क्या पता चला है तुम्हें
शिंदे ने कहा। सर, एक्चुअली मीटिंग से कुछ देर पहले चीफ और डीजीपी शेखावत के बीच काफी बड़ी बहस हुई थी। फिलहाल तो मुझे इस बहस का कारण नहीं पता, मगर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। शिंदे की बात को बीच में ही काटते हुए हैरानी से ऑफिसर शिनॉय ने कहा। व्हाट? चीफ और अनामिका के बीच बहस? ये कहते ही कुछ सोचते हुए ऑफिसर शिनॉय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आगे कहा, किस वजह से हुई थी ये बहस? ऑफिसर शिनॉय की आवाज में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और ये बात उनकी आवाज से साफ पता चल रही थी। उनकी इस एक्साइटमेंट और खुशी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि उन्होंने शिंदे की पूरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बस इतना ही सुना कि चीफ और अनामिका के बीच बहस हुई। अपनी बात को दोहराते हुए शिंदे ने कहा, सर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। बट डोंट वरी, मैं इस बात का भी बहुत जल्द पता लगा लूंगा। शिंदे की बात पर ऑफिसर शिनॉय थोड़ा निराश तो हुए, मगर फिर भी उन्होंने कहा, इस बात का जल्द से जल्द पता लगाओ शिंदे, कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो चीफ और अनामिका के बीच बहस हो गई। एक बार इन दोनों के बीच अगर फूट पड़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज साबित होगी, क्योंकि अनामिका के पीछे कहीं ना कहीं चीफ का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक बार अनामिका से चीफ का सपोर्ट हट जाए तो अनामिका को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आखिर एक लड़की कितना ही लड़ पाएगी? आखिर होती तो वो बेचारी ही है। ऑफिसर शिनॉय की बातों से उनकी छोटी सोच का पता चल रहा था। उनके हिसाब से एक लड़की नेशनल डिफेंस के इतने कोरे ओहदे के काबिल नहीं हो सकती थी। क्या प्लान कर रहे हैं ऑफिसर शिनॉय अनामिका के खिलाफ? क्या कहना चाहता है ऋषभ भी अनामिका से? क्या ऋषभ की बात समझेगी अनामिका? क्यों गुस्से में है शाद? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पर हियर माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 60, माई स्पाई वाइफ। ऑफिसर शिनॉय को अनामिका और रॉय सर के बीच कल हुई बहस का पता चल चुका था, और वो अनामिका के खिलाफ कुछ प्लान करने का सोच रहे थे ताकि वो अनामिका को हरा सके। दूसरी तरफ शायद अनामिका और ऋषभ को लेकर एक रेस्टोरेंट आए थे। वो चाहते थे कि ऋषभ और अनामिका एक दूसरे से बैठकर बातें करें। ऋषभ अच्छी तरह अपनी बात अनामिका के सामने रखें। ऋषभ शाद की शाद को नहीं जानता था, इसीलिए वो शाद से बहुत कुछ कह भी नहीं रहा था। शाद ऋषभ और अनामिका दोनों से ही उम्र में बड़े थे। शाद ने उन लोगों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया। उन तीनों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें जल्दी ही उनका रूम मिल गया। रूम में आते ही वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने चेयर पर बैठ गए। कमरे में कुछ पल खामोश ही रही। खामोशी को तोड़ते हुए शाद ने मेन्यू कार्ड उठाया और अरशबी को देते हुए कहा, पहले कुछ ऑर्डर कर लो। साथ ही साथ शाद ने अनामिका को भी एक लुक दिया। अनामिका ने अपनी नजरें फेर ली और खामोश ही रही। शाद ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया, और अनामिका की तरफ से भी उन्होंने ही ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से चला गया। कमरे में फिर से एक खामोशी पसर गई। इस खामोशी को तोड़ते हुए शाद ने ऋषभ से कहा, कहो ऋषभ, क्या कहना चाहते हो? अपनी बात रखो। ऋषभ ने अपना सिर झुकाया, मानो वो अपनी हिम्मत बटोर रहा हूं। एक गहरी सांस भरते हुए ऋषभ ने कहा, दी, 6 महीने पहले जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन मेरा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने गया था। कैबिन से जब बाहर निकला तो मैंने स्ट्रेचर पर आपको देखा। आपकी हालत बहुत खराब थी दी। शायद जहां पर आपका एक्सीडेंट हुआ वहीं मौजूद किसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां तक कि आपके लिए हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज भी उससे पहले ही फिल कर दी थी। मैं तो बाद में आया था। अपनी बात अनामिका के सामने रख रहा था, और अनामिका के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसे कोई दिलचस्पी ना हो ऋषभ की बात सुनने में। उसने एक बार के लिए भी ऋषभ की तरफ अपनी नजरें नहीं की। ऋषभ ने आगे बताया, जब मैंने आपको उस हालात में देखा था, मैं बता नहीं सकता दे मुझ पर क्या बीत रही थी। मैं बहुत डर गया था आपको लेकर। डॉक्टर ने किसी तरह से आपकी जान तो बचा ली थी,
मगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। इस दौरान मैंने पापा और माँ को भी वहां बुला लिया था। वो भी सब छोड़कर हॉस्पिटल में वहां आ गए। आपके ऑपरेशन के 15 दिन के बाद हम लोग आपको घर लेकर गए, कहकर ऋषभ फिर चुप हो गया। ऋषभ चाहता तो सिर्फ अपना पक्ष अनामिका के सामने रख सकता था और खुद को बेगुनाह भी साबित कर सकता था, मगर वो चाहता था कि अनामिका पूरी बात जाने, जैसे कि उसकी आदत थी। अपनी बात को जारी रखते हुए अर्शब ने आगे कहा, आपको शिफ्ट किए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, तभी मेरा एडमिशन लेटर आ गया और मुझे अपनी स्टडीज के लिए कनाडा जाना पड़ा। घर के हालातों से तो आप भी वाकिफ हैं दी, इसलिए वहां जाते ही मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी शुरू कर दी, जिससे मैं अपना खर्चा भी उठाता और कोशिश करता कि अपनी स्टडीज के एक्सपेंसेस भी खुद ही बेयर करूं। मैं अक्सर ही आपका हालचाल फोन पे लिया करता था। यकीन मानिए, यदि इस दौरान मुझे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि घर में क्या चल रहा है, किसी ने मुझे आपके रिश्ते के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं जानता था कि माँ पापा ने आपकी शादी फिक्स कर दी है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको वहां से ले जाता, क्योंकि मैं जानता था कि आप ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बात कहते हुए ऋषभ ने अपना सर झुका लिया। उसे भी उसकी गलती महसूस हो रही थी। सर झुकाए हुए ऋषभ ने आगे कहा, मुझे तो आपकी शादी के बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं था। मैं तो इंडिया अपने काम के सिलसिले में आया था और किसी वजह से मेरी मीटिंग पेंडिंग हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार आपसे मिल लूं। और जब मैं घर पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था। मैंने जब पता लगाया और बात की तो मुझे सारी चीजों का पता चला। माँ ने मुझे पग फेरे की रस्म के नाम पर आपके पास भेज दिया, पर मैंने सोच रखा था कि मैं आपको वापस कभी नहीं भेजूंगा दी। शायद बहुत ही ध्यान से राज शब्बी के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और उसका गिल्ट भी, जबकि उसने ऐसी कोई गलती की भी नहीं थी। अनामिका ने अब भी अपनी नजरें ऋषभ से फेरी हुई थीं, मगर अब उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी थी। उसका चेहरा उतना सख्त नहीं था जितना कि पहले। कहीं ना कहीं अनामिका भी इस बात को जानती और समझती थी कि ऋषभ की नीयत कभी उसके लिए बुरी नहीं हो सकती, मगर ऋषभ की एक अनजाने में हुई गलती से अनामिका की जिंदगी एक अनचाहे रिश्ते से बंध गई थी और वो इस बात को अपने दिमाग से, और यही कारण था उसके गुस्से का। अनामिका ने खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर नाराजगी उसकी आवाज में अब भी साफ सुनाई दे रही थी। अनामिका ने कहा, मानती हूं ऋषभि की तू मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेगा। मैंने ये भी माना कि तुझे पता नहीं था कि घर में क्या चल रहा है और मेरे साथ क्या किया जाने वाला है, तो बुआ और फूफा के सारे प्लानिंग से अनजान था। पर तू ये भी तो सोच, एक बिजनेस डील के लिए फूफाजी ने मुझे किसी ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दिया जिसके बारे में वो खुद ही नहीं जानते थे। तू फूफाजी या घर में कौन है जो रजत के बारे में कुछ भी जानता है या बता सकता है? तुम लोग तो बस इतना ही जानते हो कि वो एक बिजनेस टाइकून है, इससे ज्यादा और क्या। फिर बिजनेस के लिए तुम लोगों ने मेरा सौदा कर दिया। दर्शभी ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अनामिका की बात का क्या जवाब दे। वो अपने परिवार की इस हरकत पर काफी शर्मिंदा था, मगर शर्मिंदगी के साथ उसके दिल में कोई सवाल भी था जो उसकी आंखों में मौजूद बेचैनी को साफ दर्शा रहा था। क्या अनामिका की शादी उसकी बुआ और फूफा ने करवाई थी? कहाँ है अनामिका के माता पिता? क्या अनामिका ऋषभ की बात को समझकर उसे माफ कर देगी? ऋषभ की बात को सुनने के बाद किसका साथ देंगे शाद? ऐसा कौन सा सवाल है ऋषभ के दिल में जो उसे बेचैन कर रहा है? क्या जवाब देगा ऋषभ अनामिका की बातों का? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पा रहिए माई स्पाई